हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसने बिल्कुल सपाट से लहजे से रिधम की बात का जवाब दिया था। रिधम आगे बढ़ी, उसने रागिब के हाथ को थामा। रागिब, वहाँ जाने में क्या बुराई है? मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं आपके पुराने घर को देखूं, आपके रिश्तेदारों से मिलूं। रागिब ने उसके हाथ से अपना हाथ पीछे किया और रुख मोड़ कर बोला। उसका रुख कमरे की जानिब था। नीम अंधेर में डूबा कमरा खामोश था। रागिब को वो कमरा अपने दिल जैसा लगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस जिक्र से वीरानियों ने सर उठाया था। मैंने उन लोगों से मिलना छोड़ दिया है, उसने सर्द मोहरी से कहा। गर्दन मोड़ी और रिधम को देखा। अब की बार उसकी आंखों में नरमी ने सर उठाया था। उसने गहरा सांस भरा। रिधम के हाथ को अपने हाथ में लेता वो उसके हाथ की पुश्त को धीरे धीरे सहलाता हुआ मोहब्बत से बोला, जान, रात हो गई है, आओ सोएं। हम कहीं और जाएंगे। तुम एक बार बेड पर तो आओ, हम वहाँ आराम से लेटकर बात करते हैं। मैं तुम्हें पेरिस लेकर जाऊंगा। वो जगह बहुत खूबसूरत है। रागिब उसका हाथ थामकर अपने करीब कर रहा था। रिधम बगैर मुज़ाहमत के उसके सीने से लग गई। वो अपनी उंगलियों के पोर से उसके सीने पर अपना नाम लिख रही थी। फिर उसने चेहरा उठाकर रागिब को देखा। रागिब, मुझे वहीं जाना है, सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए चलें प्लीज़। मैं आपका पुराना घर देखना चाहती हूँ। रिधम आगे कुछ कहती कि रागिब धाड़ा। उसका चेहरा एकदम से ही गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। रिधम जानती थी कि वो इस बात पर आसानी से नहीं मानेगा, लेकिन इतना गुस्सा करेगा रिधम ने अंदाज़ा नहीं किया था। उसके इतनी ऊंची आवाज़ से बोलने पर रिधम बिदक कर पीछे हुई। उसकी कमर रेलिंग से जा लगी। वो रेलिंग को थामकर रागिब को खौफ से देख रही थी, जो उसकी जानिब बढ़ा। उसने रिधम के दोनों हाथों को रेलिंग से हटाकर थामा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुमने अमेरिका और हैदराबाद के अलावा जहाँ पर भी जाना हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। लेकिन ये ज़िद मत करो रिधम, मुझे इन दोनों जगहों से नफ़रत है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम घर में बोर होती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मसरूफियत का कल ही कोई इंतज़ाम करता हूँ। तुम अपने स्टूडियो को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए वो स्टूडियो बनवाया था। तुम वहाँ जाती ही नहीं। वहाँ जाया करो, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाया करो। मैं शाम में आऊँगा तो कल देखूँगा। तुमने कल ढेर सारी पेंटिंग करनी है। वो उसे मसरूफ़ करने का तरीका ढूंढ चुका था। रिधम के दिल को कुछ हुआ। वो बेबसी से रागिब को देखती रही। जितना रागिब वहाँ जाने से इनकार कर रहा था, रिधम का तजस्सुस उतना ही बढ़ता जा रहा था। अब तो जैसे उसके दिल में ये बात जिद की तरह बैठ गई थी कि वो रागिब के आबाई शहर जाकर रहेगी। वो भी तो देखे कि हैदराबाद में ऐसी कौन सी कहानियां दफन हैं जिससे वो छुपाना चाहता है। रागिब उसे अपने साथ कमरे में ले आया था। उसे बेड पर बिठाने के बाद वो उसके सामने बैठा। सफ़ेद ऑफिस शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस वो इस वक्त रफ से होलिये में भी पुरकशिश लग रहा था। उसके स्याह बाल उसकी कुशादा पेशानी पर बिखरे हुए थे। आंखों में अब की बार मुस्कुराहट थी। वो नरमी से रिधम के हाथ की पुश्त पर अपना भारी हाथ फेरता उसे कह रहा था, कुछ दिन तुम अपना ध्यान पेंटिंग में लगाओ, फिर मैं तुम्हें पेरिस लेकर जाऊंगा। तुम्हारा वीज़ा वगैरह बनवा लो, मुझे कुछ दिन दो, फिर हम घूमने जाएंगे। तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन उस जगह का नाम मत लो। हम वहाँ नहीं जाएंगे। और ये बात आज हमारे दरमियान आखिरी बार हो रही है। मैं इस बात पर दोबारा बहस नहीं करना चाहता। रिधम, वो उसे नरमी से समझा रहा था। रिधम ने अपना हाथ उसके हाथ से पीछे किया। रागिब, वहाँ जाने में क्या बुराई है? मुझे वहाँ जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। सिर्फ 2 दिन के लिए चल लें प्लीज़। अच्छा, 2 दिन के लिए भी नहीं, 1 दिन के लिए चल लें। मैं सिर्फ उस जगह को देखना चाहती हूँ। प्लीज़ रागिब, एक बार बात मान जाए मेरी। रागिब के फिर से तासुर बदलने लगे। मैं तुमसे जितनी नरमी से बात करता हूँ तुम उतनी जिद करती हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ? रिधम, मेरी बात ध्यान से सुन लो। हम वहाँ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, और अब ये बात ख़त्म हो गई। रिधम उसका चेहरा चंद पल देखती रही, फिर उसने सर हिलाया। ठीक है, अगर आप मुझे वहाँ नहीं लेकर जाना चाहते तो मुझे कहीं और भी नहीं जाना। रिधम को लगा था कि वो बहस को मज़ीद आगे बढ़ाएगा,
लेकिन रागिब ने सर को उस बात में हिलाते हुए बात को ख़त्म किया और बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने कहीं नहीं जाना तो ठीक है, मत जाओ। रिदम को हैरत का शदीद झटका लगा। रागिब ने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। रागिब, वो झंझला कर बोली। रागिब की तरफ हुई। उसने रागिब के दोनों शानों पर बाजू रखे और अपनी बाहों को रागिब की गर्दन में डाल लिया। वो उकताए हुए चेहरे से रागिब को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं था। आप कहते हैं कि मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन मुझे तो आप लगते हैं। आप पता है मुझसे गुस्से में बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे वजह बता दें कि आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। फिर मैं ज़िद नहीं करूँगी, पक्का वादा। रागिब के जबड़े भिज गए। उसने रिदम की बाहों को अपने गले से हटाया। वो बेड से खड़ा हो गया था। मेरा ख्याल है कि मुझे कमरे से चले जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम इसी तरह ज़िद करती रहोगी और मैं तुम्हें कुछ कह बैठूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे इससे ज़्यादा गुस्से में बात करूँ। वो कहने के बाद रिधम को कुछ भी और कहने का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गया था। रिधम बेसाख्ता खड़ी हुई थी। वो दाखिली दरवाजे को देख रही थी। वो ये सोच रही थी कि रागिब इतना शदीद इनकार क्यों कर रहा है। फिर वह जूते अड़सती खुद भी रागिब के पीछे चली गई थी। रागिब नीचे आकर सीधा स्टडी में गया था। वहां पर वो कुछ देर चक्कर काटता रहा, फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना ध्यान बटाने और ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए टेबल पर मौजूद किताब उठा ली थी। वो उसके सफ़े पलटता अपनी तवज्जो को ज़बरदस्ती उस किताब की जानिब कर रहा था। जब दरवाज़ा धीरे से खुला, उसने चेहरा उठाकर सामने नहीं देखा था। वो जानता था रिधम आई है। वो अपनी तवज्जो को किताब की जानिब करके बैठा रहा। उसे कदमों की चाप अपने करीब होती महसूस हो रही थी। फिर उसने रिधम को बिल्कुल अपने पहलू में बिठाया महसूस किया। तभी एक झटके से रिधम ने उसके हाथ से किताब छीनी तो वो चौंका। उसने गुस्से से चेहरा उठाकर रिधम को घूरा। रिधम भी उसे तकरीबन घूर ही रही थी। आप मुझे अकेला ऊपर छोड़कर आ गए, जबकि आपको पता भी है कि मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। रागिब बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। रिधम ने किताब को मेज़ पर पटका और खुद रागिब की गोद में बैठ गई। उसने अपना रुख रागिब की जानिब किया और उसे घूरते हुए वो बोली, आप मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हैं? उसके सवाल पर रागिब ने गहरा सांस लिया। फिर उसने मोहब्बत से रिधम के दोनों गालों पर अपनी हथेलियां रखी और नरमी से बोला, मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ चीज़ों पर ही इस तरह से इनकार करता हूँ और उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी होती है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तुम मुझे मजबूर ना करो, हम कहीं और चलते हैं। इन दो जगहों के अलावा तुम जहाँ चाहोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। रिधम उसकी बात पर खामोश रही। फिर उसने अपने सर को धीरे से रागिब के शाने पर टिका लिया। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं अब इस बात पर जिद नहीं करूंगी। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे बस आपके पास रहना है। उसके मान जाने पर रागिब ने सुकून का सांस लिया। उसका लहजा मज़ीद नर्म पड़ गया। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और मैंने ये तो हरगिज़ नहीं कहा कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जाऊँगा। मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। मैं जानता हूँ घर रह रह कर तुम बोर हो गई होगी। मैं भी सोच रहा था कि हमें घूमने फिरने के लिए कहीं जाना चाहिए। मैं थोड़ा प्लान बना लूँ, फिर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। उसने कहकर रिधम को धीरे धीरे से थपकना शुरू कर दिया था। रिधम खामोशी से उसके सीने से लगी बैठी रही। उसे लगा कि फ़िलहाल इस बात को ख़त्म कर देना ही बेहतर होगा। वो ना रागिब से लड़ना चाहती थी और ना ही बहस करना। उसे इस मामले को किसी और तरह से हैंडल करना था। ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे जिसमें वो रागिब को ज़रूर कायल कर लेगी, लेकिन फ़िलहाल रिधम को लगा कि उसे खामोश हो जाना चाहिए, इसलिए वो खामोश हो गई थी। रागिब कुछ देर उसे लेकर कुर्सी पर बैठा रहा। फिर उसने धीरे से रिधम को अपने बाजुओं में उठाया और उसे लेकर स्टडी से बाहर निकल गया। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। कमरे में आकर उसने रिधम को बेड पर लिटाया। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। अपनी शर्ट को एक तरफ उछालने के बाद वो रिधम के पहलू में लेट गया। उसने रिधम को अपनी तरफ करने की कोशिश की तो रिधम ने नाराज़ी भरे अंदाज से उसका हाथ पीछे कर दिया। मुझे सोना है। रागिब ने ज़बरदस्ती
उसके जबड़े को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। उसके बाहर निकले होठों को देखकर वो मसनूई नाराज़ी से बोला, अब तुम फिर जिद कर रही हो, फिर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा तो तुम रोती हो कि तुम्हारे होठों में दर्द होने लग गया है। प्यार से कहता हूँ तो तुम मानती ही नहीं। वो उसके निकले लबों पर झुकने लगा कि रिधम ने जल्दी से अपना हाथ अपने लबों पर रख लिया। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने सोना है, तो मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? अब मेरा दिल नहीं कर रहा, वो बेनियाजी से बोली तो रागिब ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने रिधम के दोनों हाथों को ज़बरदस्ती अपने एक हाथ में किया, उन्हें ऊपर करता। वो बेड पर किसी चीज़ के लिए निगाहें दौड़ा रहा था। रिधम ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। उसने तेजी से कहा, आप मेरे हाथ नहीं बांधेंगे? रागिब के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने झुककर रिधम के गाल पर दांत गाड़े तो वो सिसकारी, तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। वो कुछ कहने के बाद उसके दुपट्टे से उसके दोनों हाथों को बांधता उन्हें ऊपर पिन कर चुका था। फिर उसने धीरे धीरे रिधम की शर्ट को सरकाया और दरमियान से हटाता उसका हाथ रिधम के ट्राउज़र पर रेंगता अंदर की जानिब बढ़ गया था। उसकी उंगलियां शिद्दत से रिधम की कमज़ोर जान पर रक्स करने लगी थी। वो उसकी हरकत को महसूस करती रागिब को तड़पते हुए पुकार रही थी। नहीं, वो टूटते फूटते अल्फाज से बोली तो रागिब ने उसकी दोनों टांगों को थामकर पोजीशन सेट की और फिर अपने बेल्ट को लूज करता वो उसके ऊपर आ गया। रिधम गहरे गहरे सांस भर रही थी। रागिब ने अपने वजूद को उसकी कमज़ोर जान पर रखते उसे धीरे रिधम की रूह की गहराइयों में मुंतकिल किया तो रिधम ने बेसाख्ता बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। आप बहुत बुरे हैं। रागिब ने उसमें अपना आप आखिरी हद तक मुंतकिल करने के बाद बेड क्राउन को थामा। हाँ, इस मामले में मैं सच में बहुत बुरा हूँ। वो उसके वजूद को झटके से होल्ड कर चुका था। रिधम का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो उसके शदीद लम्स पर तड़प रही थी। नमल अगले 2 दिन तक हॉस्टल जल्दी छुट्टी लेकर जाती रही। वो पूरी रात, जब तक उसे इस बात की उम्मीद होती कि हॉस्टल में कोई आएगा, दरवाजे के पास कुर्सी रखकर बैठी रहती। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होता था, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो बाहर की जानिब ही होती थी। पर वो आदमी शायद हर रोज़ नहीं आता था। नमल को अफसोस हुआ, काश वो उसका चेहरा उसी दिन देख लेती। पर खैर, 2-3 दिन तो वो इसी जासूसी में लगी रही। फिर उसने ख़ुद को बोर महसूस किया तो उसने ये जासूसी वाला काम छोड़ दिया। इस दिन वो यतीम खाने लीज़ा से मिलने के बाद होटल आ गई थी। शायान अभी होटल नहीं आया था। वो खामोशी से आकर अपने काम में मगन हो गई थी। आज स्टाफ को सैलरी देनी थी। उसने सब कुछ मेंटेन करने के बाद वो मैनेजर को देकर आना था। वो आते ही उस काम में लग गई थी। उसने जैसे ही सैलरी शीट मेंटेन कर ली, वो मैनेजर के ऑफिस में चली गई थी। वहाँ पर शीट को सबमिट करवाने के बाद जब वो कैबिन में दाखिल हुई, उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिलकर रह गई। वो जितनी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी उतनी ही तेज़ी से बाहर निकली। उसका दिल उसके हलक में आ गया था। शायान पावर चेयर पर टांग रखे बैठा था। उसके हाथ में कुत्ते का पट्टा था और वो शेर जैसा बड़ा सा कुत्ता जिसकी ज़ुबान लटकी हुई थी गहरे गहरे सांस भर रहा था। उसकी तो शक्ल ही ऐसी थी कि नमल की जान निकल गई थी। वो कैबिन के बाहर जैसे ही गई, शायान का दिल क्या वो कहका लगाकर हंसे। वो नमल से इसी रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था। नमल चंद पल बाहर खड़ी गहरे गहरे सांस भरती रही। फिर उसने धीरे से दोबारा कैबिन का दरवाज़ा खोला। शायान ने यूँ जाहिर किया जैसे उसने अभी नमल को देखा है। मिस नमल, आप बाहर खड़ी होकर क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई काम नहीं है? अंदर आएं फ़ौरन। उसने महजूज से लहजे में उसे हुक्म दिया। बज़ाहिर वो उस पर रोब झाड़ रहा था। नमल ने गर्दन निकालकर खौफ से कुत्ते को देखा, फिर शायान को। सर, ये कौन है और आप इसे कैबिन में क्यों लेकर बैठे हैं? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। आप प्लीज़ इसे बाहर निकाल दें। शायान ने उसकी बात पर लब भींच लिए, ऐसे जैसे उसे नमल की बात बुरी लगी हो। मिस नमल, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि मैं आपका बॉस हूँ और ये होटल मेरा है। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। मैं आपके हुक्म नहीं मानूँगा। और ये मेरा डॉग है, इसका नाम मैक्सी है। ये आज मेरे साथ ही रहेगा।
بہت ضدی ہو گیا ہے یہ گھر، آرام سے بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، ضد کرنے لگا کہ میرے ساتھ آئے گا، تو مجھے مجبوراً اسے لانا پڑا۔ شایان نے بے نیازی سے کہنے کے بعد شیر جیسے میکسی کی کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے شایان کو شاید محبت سے دیکھا ہوگا، لیکن جب اس نے نمل کو دیکھا تو نمل کو اس کتے کی آنکھوں میں اپنے خون کی پیاس صاف دکھائی دی۔ اس نے وہیں کیبن کے دروازے میں کھڑے کھڑے کتے کو اس کی بوٹیاں نوچتے دیکھ لیا۔ اسے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا جس نے اس کے دل میں کتوں کا اس قدر ڈر پیدا کر دیا تھا۔ وہ لوگ یتیم خانے میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بہت شرارتی سا بچہ تھا۔ یتیم خانے کی سڑک کے نکڑ پر ایک بنگلہ بنا ہوا تھا جس میں ان سب بچوں کو پتہ تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا کتا ہے۔ بچے تجسس میں رہتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ اس بنگلے کے پاس چلے جاتے اور اس کتے کو چھیڑنے لگتے۔ ان سارے بچوں میں سب سے شرارتی بچہ ریان تھا، جسے جب بھی موقع ملتا وہ کتے کے ارد گرد ہی رہتا، کبھی اس پر پتھر برساتا یا پھر دروازہ بجا کر بھاگ جاتا۔ کتا جنونی انداز میں بھونکتا تھا۔ ایک دن ریان کو پتہ ہی نہ چلا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کتا اس کے دروازہ بجاتے ہی باہر آیا اور اس نے ریان کو نوچ ڈالا۔ ریان کی حالت کافی نازک ہو گئی تھی۔ اس دن کا دن تھا اور آج کا دن۔ نمل جہاں پر بھی کتوں کو دیکھتی اسے ریان یاد آ جاتا اور وہ وہاں سے کتوں سے پہلے ہی بھاگ جاتی تھی۔ اب بھی اس نے شایان کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھا۔ سر پلیز آپ میری بات کو سمجھے، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس کی موجودگی میں کام نہیں کر سکوں گی۔ اس کے یوں منتیں کرنے اور ڈرنے پر شایان کا دل اس کے سینے میں لڈیاں ڈال رہا تھا۔ شایان نے نمل کو زبردستی کیبن میں بلا لیا۔ وہ ڈری سہمی کیبن میں داخل ہو گئی تھی۔ نمل کی محتاط نگاہیں شایان کے ہاتھوں میں موجود پٹے پر تھی۔ شایان نے صرف اسے ڈرانے کے لیے پٹے کو چھوڑا اور جہاں میکسی ہلا وہیں نمل جلدی سے ٹیبل کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سر آپ اسے یہاں سے بھیج دیں ورنہ مجھے آج کی چھٹی دے دے، اس کی موجودگی میں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نمل نے ایک اور کوشش کی لیکن شایان کے تاثر نہ بدلے۔ اس نے نمل کو گھور کر دیکھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ نمل کو بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک شیطانی منصوبے نے سر اٹھایا تو اس کا دل مزید خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے سر کو ہلایا، میکسی کا پٹا تھاما اور پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بولا، میں گھر پر ایک ضروری فائل بھول آیا ہوں، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں گی اور میری اسے ڈھونڈنے میں مدد کریں گی۔ نمل اس کی بات پر چونکی۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، سر میں اس کتے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شایان نے اسے برہمی سے دیکھا، تو اس کا نام کتا نہیں ہے، اس کا نام میکسی ہے اور مجھے اس کا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ اسے میکسی کہہ کر بلائیے، ورنہ اسے برا لگ گیا تو یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اسے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو اسے کتا کتا کہہ کر بلاتے ہیں۔ نمل نے حیرت سے شایان کا چہرہ دیکھا۔ اب کتے کو کتا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اس نے بے ساختہ یہ سوال شایان سے کیا اور شایان نے میکسی کو دیکھا۔ میکسی جیسے اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنی نگاہیں نمل پر کیں اور وہ بھونکا تو نمل کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ شایان خود اس کی چیخ پر ہڑبڑا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نمل کو کہا، اپنی آواز بند کریں، ہم اس وقت ہوٹل میں کھڑے ہیں، گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑی ہو کر چیخیں مار رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ چپ کر کے چلے ورنہ میں اسے آپ پر چھوڑ دوں گا۔ نمل کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ جانتی تھی شایان پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شایان اسے حکم دینے کے بعد کیبن سے نکل گیا تھا اور نمل بیچاری مرے مرے قدموں سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ گاڑی کے پاس آ کر شایان نے میکسی کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ میکسی تیزی سے گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ نمل کا دل اس کے کانوں میں بج رہا تھا۔ شایان نے اسے کہا، اگر آپ چاہیں تو پیچھے بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ آپ کو بہت شوق ہے پیچھے بیٹھنے کا۔ نمل نے مصنوعی حیرت سے شایان کو دیکھا اور پھر سر دائیں بائیں ہلاتی وہ پیسنجر سیٹ کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور دھم سے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شایان کا دل کیا وہ کہکا لگا کر ہنسے، لیکن اس نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا۔ اپنے نچلے لب کو دانتوں میں جکڑتا وہ جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ نمل کی پوری توجہ پیچھے بیٹھے میکسی پر تھی۔
جو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ نمل کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تھوک نگلتی، خیریت کی دعائیں پڑھتی شایان کے ساتھ اس کے بنگلے جا رہی تھی، اور وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ شایان اسے اپنے بنگلے میں کیوں لے کر جاری ہے۔